Hello everyone. Today we will understand Volsyanka's popular play The Swamp Dwellers. Swamp Dwellers. Swamp का मतलब होता है दलदल, dwellers का मतलब होता है रहने वाले। तो स्वैम्प एरिया में रहने वाले लोग, ये इस प्ले का शीर्षक है। इस प्ले में हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट है नाइजीरियन सोसाइटी में। पुराना नाइजीरिया कैसा था, नया नाइजीरिया कैसा है, और इसमें साउदर्न नाइजीरिया के बारे में इसमें दिखाया गया है कि वहाँ पे एक बंदा है जो कि अपनी सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ है और उस सोसाइटी में आधुनिक विचार, मॉडर्न आइडियाज़ आ रहे हैं और ये जो रिलेशन है आपस में कभी कोहेसिव, कभी जुड़ा हुआ नहीं हो सकता। मॉडर्न और जो कन्वेंशनल आइडियाज़ हैं वो कभी भी एक समान नहीं हो सकते, वो हमेशा ही ऑपोजिट नज़र आते हैं। तो इस प्ले में हम देखेंगे कि 3 कैटेगरीज़ के लोग, इसमें हम माता पिता, पेरेंट्स की बात करेंगे, इसमें एक करप्ट प्रीस्ट है उसकी बात करेंगे और कुछ और लोग। तो इस प्ले के साथ ये जो प्ले था वोल्सयांका ने लिखा, ये कंट्रोवर्शियल रहा। इसमें कंट्रोवर्शियल थीम्स हैं पावर के, सोशल इनजस्टिस के, हिपोक्रेसी के, टेरनी और जो सोसाइटी में एक बैलेंस होता है। तो ये एक 1 एक्ट प्ले है। इसमें मैं आपको बताऊं, आपको नज़र आ रहा है कि इसमें पेरेंट्स हैं मकूरी और अलू, दोनों 60-60 साल के हैं, मकूरी और अलू। मकूरी का जो प्रोफेशन है वो बार्बर का है, वो एक हेयर ड्रेसर है और उसके 2 बेटे इग्वेजू और अवुचिके, इग्वेजू और अवुचिके 2 उसके बेटे हैं। ये दोनों बेटे जो हैं वो स्वैम्प एरिया से, उस गांव से जो कि स्वैम्प्स में है, दलदल में है, उनको छोड़ के वो शहर में चले गए। तो इस ढंग से जो आइडिया है मॉडर्न और जो कन्वेंशनल आइडियाज़ हैं, कन्वेंशनल जो कि गांव के आइडियाज़ और जो मॉडर्न आइडियाज़, दोनों को इस ढंग से दोनों जनरेशन से, पेरेंट्स और नेक्स्ट जनरेशन से ये हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें इसी गांव में एक जो प्रीस्ट है, यहाँ पे सांप देवता को माना जाता है, यहाँ पे सांप देवता को माना जाता है। तो उस सांप देवता का जो पुजारी है उसका नाम कड़िए है, कड़िए KADYE, कड़िए। और उसी गांव में एक दूसरे गांव से एक भिखारी आया जो कि ब्लाइंड है। इन कैरेक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये एक 1 एक्ट प्ले है और प्ले देखते हैं कि एक नाइगर डेल्टा के जो स्वैम्प लैंड्स हैं, दलदल वाले स्थान है, वहाँ पे एक गांव है, वहाँ की सेटिंग, वहाँ की ये कहानी है। और एक हट में ये प्ले ओपन होता है, एक झोपड़ी में ये प्ले ओपन होता है और जिसमें जो फर्नीचर वगैरह कम ही है और एक टूटी सी चेयर है और कुछ बार्बर के टूल्स, कुछ नाई के जो औजार होते हैं, कैंची वगैरह, वो रखे हुए हैं। तो यहाँ पे मकूरी और उसकी वाइफ अलू, दोनों जो 60 साल के हो चुके हैं, वो अपने ट्विन्स बेटे, 2 जो ट्विन्स बेटे थे इग्वेजू और अवुचिके, दोनों के बारे में वो डिस्कशन कर रहे हैं। ये जो गांव है ये योरुबा फेद के साथ रिलेटेड है। योरुबा फेद जो है वोल्सयांका की भी योरुबा फेद से ही वो था, जिसके बारे में क्वेश्चन भी आता है कि वो कौन से फेद सिस्टम के साथ उसका संबंध है। तो ये जो गांव है ये योरुबा यानी कि यूर्बन फेथ सिस्टम में बिलीव करता है और ट्विन्स आर रिस्पेक्टेड। जो 2 ट्विन्स होते हैं उनको रिस्पेक्ट की जाती है, मिलती है योरुबा के फेथ सिस्टम में। और
इनका ये भी मानना है कि जो ट्विन्स होंगे उनका आपस में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। अगर दो जोड़े हों, दो आइडेंटिकल और फेटर्नल ट्विन्स हों, उनका आपस में एक स्पिरिचुअलिटी, एक आत्मिक रिलेशन है। तो उनका ये मानना है यूरोपियन फेथ सिस्टम के अंतर्गत कि अगर ट्विन्स में से एक मर गया तो दूसरे को भी मरना पड़ेगा। तो ये जो कपल का बेटा है अवुचिके, ये 10 साल पहले, दोनों बेटों के बारे में बात हो रही है, पहले अवुचिके के बारे में बात करेंगे। तो अवुचिके 10 साल पहले अपना घर छोड़ गया था, अपना गांव छोड़ गया था और शहर में जाके रहने लगा था, और वहाँ पे उसने अपने आप को अमीर किया, पर उसने अपने माता पिता के साथ कभी भी बात नहीं की। तो जो अलू है, अलू कौन, जो मकूरी की वाइफ है अलू, ये दोनों बात कर रहे हैं। ये कहती है, अलू कहती है, माँ कहती है अवुचिका की कि अवुचिके तो मर चुका है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो शारीरिक तौर पे मर चुका है, उसके सांस ख़त्म हो गए हैं, बल्कि वो ये कह रही है कि वो स्पिरिचुअली डेड हो चुका है। मतलब बेटा अपने माता पिता से अगर बात नहीं करेगा तो वो एक तरह से डेड ही है। अलू कहती है कि अवुचिके मर गया है, और क्योंकि बिकॉज शी वुड नॉट jeopardize हर ट्विन्स ब्रदर्स लाइफ until केयरलेस वर्ड्स। बड़े ध्यान से वो शब्दों का उपयोग कर रही है। उसको पता है कि यूरोपियन फेथ में कुछ ऐसा है कि अगर फिज़िकल एक डेड होगा तो दूसरा भी मर जाएगा। उसका मतलब कहने का ये है कि उसने अपनी फैमिली और कल्चरल रूट से अपने आप को तोड़ दिया है, इसलिए वो स्पिरिचुअली डेड हो गया है। दूसरा बेटा इग्वेजू जो कि अवुचिके का ट्विन ब्रदर है, वो भी 8 महीने पहले शहर के लिए गया है, और वहाँ पे उसने, और वो अच्छा बेटा है, उसने अपनी जो पेरेंट्स की जो ड्यूटी है अपने पेरेंट्स के प्रति वो उसने पूरी की हैं, और उसने इवन एक चेयर भेजी है अपने माता पिता के लिए, स्वाइवल चेयर है वो, तो वो वादे के मुताबिक उसने भेज दी थी गांव में अपने घर में। जब प्ले शुरू होता है तो इग्वेजू गांव से वापस अपने गांव में वापस आया इग्वेजू, छोटा लड़का, और फटाफट से वो अपने खेतों को देखने चला जाता है। और वो जो एरिया है हम सब जानते हैं कि वो दलदल वाला स्थान है, स्वैम्प है, वहाँ पे स्वैम्प लैंड है। तो वो देखने जाता है, और रात उसको पता लगता है कि भाई जो रिसेंट फ्लड आया था उसमें उसके खेत भी जो दलदल ने निगल लिए हैं, मतलब जो धरती थी जिसके ऊपर वो अपनी फसल वगैरह उगाते थे वो सारी डूब चुकी है, और एक ऐसा लगता है कि जैसे उसके अब खेत दलदल के स्थान बन गए हों। अलू को चिंता है इग्वेजू की सेफ्टी की। अलू माँ, इग्वेजू की बेटी, ट्विन्स बेटों की माँ अलू को चिंता है इग्वेजू की सेफ्टी के बारे में। वो नहीं चाहती कि वो अपने दूसरे बेटे को वो खो दे। पहले बेटे के तो वो वहीं पे है शहर में, कभी वो वापस नहीं आया। और अलू कहती है कि मैं उसको देखने जा रही हूँ, वो खेतों में चला गया, और अलू का हस्बैंड उसको चिढ़ाता है। वो कहता है कि तू तो फालतू में, मतलब तू चिंता कर रही है। उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो उसको मजाक वगैरह उसके साथ करता है। और तो आगे अचानक क्या होता है कि गांव में अलू मकेरू के दरवाजे के कोई ऊपर दस्तक देता है, कोई नॉक करता है, और सामने एक लम्बा एक लंबाई वाला एक सफ़ेद कपड़ों में एक भिखारी नज़र आता है। मकूरी जो पेरेंट्स में से एक है अलू और मकूरी इनवाइट करता है कि आ जाओ, अंदर आ जाओ। अलू उसके पैर धोती है, और बैगर असल में एक मुस्लिम बंदा है जो कि
नॉर्थ से आया है, किसी और गांव से आया है और वो आँखों से नहीं देख सकता, और वो बात करता है, वो बताता है कि भाई मैं मुझे नहीं दिखाई देता, और मेरे नॉर्थ में, हमारे गांव में, वहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पे ड्राउट, वहाँ पे सूखा पड़ गया, वहाँ पे बारिश नहीं हुई, जबकि यहाँ पे फ्लड आया हुआ है इस गांव में, जिसका कि नाम गिवन नहीं है, जिसे सिर्फ स्वैम्प लैंड कहा गया है। तो उसने यही कहा कि भाई हमारे तो वहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, और इसीलिए वो यहाँ पे आया है, और इसलिए वहाँ पे हमारे फसल नहीं हुई। तो जो बैगर है वो कहता है कि हमें भी अपॉर्चुनिटी हमें चाहिए, कि मैं यहाँ पे इधर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं खेती करना चाहता हूँ। और वो मकूरी को कहता है कि अगर कुछ स्वैम्प में, दलदल में डूबी हुई धरती कुछ उसको मिल जाए तो वहाँ पे वो खेती कर पाएगा। और उसके आइडियाज़ ये हैं कि जो स्वैम्प लैंड है उसको बचाया जा सकता है। उसको कैसे बचाएं, इसके बारे में वो बताता है बैगर, कि जो दलदल में धरती धंसती जा रही है उसको बचाया जा सकता है। उसको ये मालूम नहीं है कि जो ये स्वैम्प है, ये दलदल है, ये एक घर है, एक अबोर्ड है, एक होमलैंड है, किसका, एक देवते का, जिसको कि वो वहाँ के लोग स्वैम्प सरपेंट कहते हैं। तो मकूरी साथ ही में वो कहता है कि भाई ये स्वैम्प लैंड चाहता है, ये तो उनके देवता, उनके भगवान का घर है, और ये बैगर मांग रहा है, ये ऐसे धरती मांग रहा है, स्वैम्प लैंड मांग रहा है। तो मकूरी जो है वो बैगर की रिक्वेस्ट को डिनाउंस कर देता है, रद्द कर देता है, और कहता है कि तू हमारे भगवान के उल्ट जाने के बारे में बात कर रहा है। पर बैगर को ये कौन सा, बैगर के कल्चर के मुताबिक कोई स्वैम्प सरपेंट नाम का कोई देवी देवता है ही नहीं उनके एरिया में। तो वो बैगर बड़े रिस्पेक्टफुली कहता है कि ठीक है, तुम्हें ये मानते हो, मैं आगे चला जाता हूँ। तो इसी टाइम के दौरान ड्रम्स बजते हैं, और ड्रमर आता है, इसी की हट में आता है, मकूरी की, और बड़े मतलब झुक के, बड़े फ्लैटरिंग ढंग से वो एक नया एंट्रेंट, एक नया बंदा आता है, जो कि बड़े काफ़ी अमीरी वाले उसके कपड़े, वो कोई लैविश बंदा है। वो असल में वो कोई और नहीं, वो स्वैम्प जो सरपेंट है उसका प्रीस्ट है, वो उसका पुजारी है, स्वैम्प सरपेंट टेंपल का पुजारी है। तो हम मान ही सकते हैं कि यूरोपियन फेथ के मुताबिक वो जो कड़िए को कितनी रिस्पेक्ट मिलती होगी, वो उस देवता का पुजारी है। तो उसको पता लगा है, पुजारी को, कड़िए को, जिसका नाम कड़िया है, उसको ये पता लगा है कि इग्विज़ो शहर से वापस आया है, और वो बड़ा एंशियस है कि शहर से वो पैसा लेके आया होगा इग्विज़ो, इनका बेटा। तो इसीलिए उसी लालच में वो यहाँ पे ये कड़िए नाम का जो प्रीस्ट है उसके मकूरी के घर आया। तो सरपेंट प्रीस्ट, as the serpent priest, the Kadiye accept sacrificial offerings from villagers for the serpent to guarantee its protection from misfortune. Kadiye departs saying he will turn for a shave when Igvizu is home. कड़िए कहता है कि भाई कड़िए लोग दान वगैरह करते हैं कि भाई जो सरपेंट है, अगर पुजारी जी को दिया जाएगा, सरपेंट के नाम पे कुछ ऑफरिंग वगैरह की जाएंगी, तो उनका जो देवता है वो स्वैम्प सरपेंट, वो उनको बचा के रखेगा। इसलिए इसकी बड़ी रिस्पेक्ट है कड़िए की यहाँ पे। कड़िए चला जाता है, वो कहता है कि इग्विज़ू जब घर पे होगा तब मैं अपनी दाढ़ी की शेव कराने आऊँगा। हमें याद होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि भाई हम जो हैं, ये जो लोग हैं यहाँ के, ये जो फैमिली है मुकेरू और अलू की, ये एक बार्बर फैमिली है। तो वो शेव कराने के लिए आएगा। बाद में इग्विज़ू जब हट में आता है तो वो बड़ी टेंशन में है। उसको देखने को ये मिला कि भाई उसके फील्ड्स तो, उसके खेत तो फ्लरिश करने चाहिए थे, उसकी फसल लहरानी होनी चाहिए थी, पर वो तो फ्लड में डूब चुकी है और उसकी फसल तबाह हो चुकी है। तो इग्विज़ू और पेरेंट्स पूछते हैं इग्विज़ू को, बेटा तू शहर से आया है, तो कैसा तेरा बिज़नेस चल रहा है,
क्या हाल चाल है, तो वो बताता है कि अपनी मम्मी को, अपनी माता को, अपने पिता को, इग्विज़ू अपने फादर मकोरी और अलू को बताता है कि भाई वहाँ पे वो गया था, उसका बिज़नेस फेल हो गया और उसका जो बड़ा भाई है अबूचिके, जो 10 साल से वहीं पे रह रहा है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा एक लक्कड़ का एक टिम्बर मर्चेंट बन चुका है, व्यापारी बन चुका है। और जो एक ब्लाइंड बैगर वहीं पे है, वो उसको कंसोल करता है इग्विज़ू, कोई बात नहीं बेटा, तुम फिर भी ग्रो करोगे, कोई बात नहीं अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ। और कहता है इग्विज़ू को, इग्विज़ू आज से मैं तेरा स्लेव हूँ, जो तुम मुझे कहोगे वैसे हम करेंगे, हम धरती को बचाएंगे, हम फार्मिंग करेंगे। और बैगर इनडायरेक्टली ये हिंट देता है कि जो तुम्हारा ये जो कड़िए नाम का जो प्रीस्ट है, ये एक फ्रॉड बंदा है। वो इग्विज़ू से पूछता है, अगर क्या मुझे ये बताओ, मैं तो अंधा हूँ, मुझे तो नहीं पता, क्या कड़िए काफ़ी मोटा है? और अगर मोटा है तो वो बड़ा खाता पीता होगा, और जबकि जो गांव के तुम्हारे लोग हैं वो भूख से मर रहे हैं। तो इग्विज़ू कहता, हाँ कड़िए तो मोटा है। तो दोबारा से एक बार फिर कड़िए वापस आता है, क्योंकि उसने शेव करानी है। तो जो कि इग्विज़ू के बारे में पूछता है कि भाई तू शहर गया था, कैसा तेरा रहा सारा? रिस्पॉन्स में इग्विज़ू ने कहा कि मैं तो सब कुछ खो चुका हूँ, मेरी सारे पैसा खो चुका है, और ना ही मेरी कोई इज़्ज़त रही है। जब कड़िए कहता है कि मुझे तेरे ऊपर विश्वास नहीं है, तो कड़िए सारी डिटेल में बताता है कि कैसे कैसे शहर में उसने इंसल्ट सही, और उसने सारा पैसा खो दिया, और उसने अपनी इवन वाइफ तक खो दी। अपने रिच ब्रदर ने उसके साथ धोखा किया, और उसके भाई ने उसको लोन दिया था, पर इग्विज़ू ने कहा था अपने भाई को कि भाई जब फसल की कटाई होगी तो तेरा जो लोन है वो चुकता कर दिया जाएगा। और अब इग्विज़ू चाहता था कि इग्विज़ू ने यही उसको अपने गांव के खेतों में उसके खेतों में यही मिला कि उसकी फसल अब नष्ट हो चुकी है। इग्विज़ू याद कराता है कड़िए को कि उसने तो पूरे सेक्रीफाइसेस, सारे तरह के जो सेक्रीफाइसेस किए थे, और स्वयं सर्वेंट के लिए देवता को सब कुछ चढ़ाया था, तब भी उसकी फसल ख़राब हो गई। तो ये तूने पक्का कड़िए हमारे नाम की कोई प्रेयर नहीं की, हमारे नाम की कोई अरदास नहीं की होगी स्वयं सर्वेंट को, इसलिए सारा कुछ ऐसे हुआ है। तो कड़िए जिस चेयर पे वो बैठा था अपनी शेव कराने के लिए, इग्विज़ू का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और वो शेविंग ब्लेड से कड़िए को गले से पकड़ लेता है और पूछता है कि तू इतना मोटा कैसे है कड़िए, और तूने, हम सभी लोग भूखे मर रहे हैं और तू पैसा ही पैसा तेरे पास हो रहा है। और इस ढंग से उसकी जो फेद है इग्विज़ू की, वो फेद ख़त्म हो जाती है। सरपेंट नाग देवता से उसकी जो विश्वास है वो उड़ जाता है, तो उसके ट्रेडिशनल जो विश्वास है उसका ख़त्म हो जाता है। तो इग्विज़ू डिक्लेयर करता है, कहता कि हम तेरे अब सरपेंट को फीड नहीं कर सकते, हम किसी तरह की ऑफरिंग, किसी तरह का सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। और इग्विज़ू डिक्लेयर करता है कि हम सरपेंट्स ऑफ द स्वैम को फीड कर सकते हैं, और कड़िए के पैरों को वो किस करता है, बट दिस विल नॉट सिक्योर हिज वेल बीइंग। मतलब जो कड़िया है वो उसका इतना बड़ा कदकाठ है कि वो गुस्से में है, और क्योंकि उसने गला पकड़ लिया था, उसको ऐसे गलत सवाल पूछे एक बड़े प्रीस्ट को, एक पुजारी को, तो वो डर रहा था, और उसने पैर भी चूमे, पर इससे उसके साथ उसका बचाव, उसको वो सरवाइव नहीं कुछ, क्योंकि अब कड़िए गुस्सा हो चुका है, और वो उसका बदला लेगा कि वो उसके साथ कैसे पेश आ रहा था, उसका गला पकड़ लिया था। तो मकूरी अपने बेटे को कहता है कि बेटा तू यहाँ से जा, नहीं तो ये नहीं तुझे छोड़ेगा, कड़िए तुझे मरवा देगा। तो लास्ट में हम ये देखते हैं कि प्ले का अंत इस ढंग से होता है कि इग्विज़ू, प्ले का अंत इस ढंग से होता है कि इग्विज़ू जो है वो हट को छोड़ के चला जाता है, और उसका अब क्या बनेगा इसके बारे में कुछ नहीं पता। हम क्वेश्चन ले लें जो नेट में लास्ट टाइम आया था, वो क्वेश्चन कुछ इस ढंग से था, इसी प्ले से। वो क्वेश्चन कुछ इस ढंग से था कि 2013 में ये क्वेश्चन आया था
आप भी देख सकते हो। आपके सामने ये मैं जो क्वेश्चन है ये मैं दिखा रहा हूँ और आप खुद इसके आंसर को ढूंढ सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चंस वो पेश कर दिया, इसीलिए ये जो गोल से अंका का प्ले है इम्पॉर्टेंट है। तो नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपने देखा। और ये सेकंड वीडियो थी जो कि स्वैम्प डवेलर्स के ऊपर थी। पहली वीडियो में वोल्ट से अंका के सारे वर्क्स को हमने देखा। तो इस ढंग से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ।